की बुक चल रही थी जिसमें हम अपना तीसरा लेसन शुरू किया था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उन्होंने किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने के लिए एक स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया था, जिसको लागू करने वाले थे चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्ती की प्रथा को चालू किया और उसके अंदर राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसानों से लगान वसूलने का और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जैसे ये स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता था, उसको अंदर उसमें कई समस्याएं नज़र आने लगी। इसी कारण उनको लगा कि कोई ऐसी नई व्यवस्था को प्रारंभ किया जाए जिससे ज़्यादा खर्चा चलाने के लिए, शासन करने के लिए राजस्व के रूप में पैसा कमाया जा सके। 19वीं शताब्दी के शुरू में कंपनी के अधिकारियों को ये तो यकीन हो चुका था कि राजस्व जो हमने वसूलने का तरीका स्थायी बंदोबस्ती के रूप में लगाया है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्ती के अंदर किसी भी प्रकार का जो वसूलने का तरीका था उसमें बदलाव करने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन कंपनी को अपना व्यापार चलाने के लिए, अपने कंपनी के शासन को चलाने के लिए उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल मैकेजिंग नामक अंग्रेज ने एक नई शासन व्यवस्था को शुरू किया और उसमें 1822 में उसको लागू कर दिया गया। उनको ये विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको हमें बचाए रखना है। उन्होंने उस आदेश के अनुसार कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीनों की जांच की, उनकी उर्वरक क्षमता, उनका माप तोल, उनमें क्या फसलें उगाई जा सकती है, वहाँ के लोगों के रीति रिवाजों आदि को जांच पड़ताल की और गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव को एक समूह में महाल से वसूल करने वाले राजस्व का हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय न किया गया, बल्कि उस समय समय पर संशोधन करने की उसमें गुंजाइश रखी। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया बनाए गए और उन मुखियाओं को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? महाल वाली बंदोबस्त का नाम दिया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट जो है वो मुनरो व्यवस्था पढ़ते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के अंदर स्थायी बंदोबस्त की जगह अब नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और नई व्यवस्था जो विकसित की गई उसको रेतवार का नाम दिया गया। कैप्टन थे अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चलते युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी पहले देखा कि ये चलाई जा सकती ही नहीं, और इस व्यवस्था को विकसित करते करते धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के अंदर इस व्यवस्था को उन्होंने लागू कर दिया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका ये तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीनों पर क्या करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आंकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि मुनरो का तो मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि किसान उनकी राजस्व का, उनकी कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसानों की खेती और किसानों की रक्षा करने का सोचा। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद कुछ ही सालों के अंदर और समस्याएं दिखने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने कुछ ज़्यादा ही राजस्व तय कर दिए थे, जिसे किसानों द्वारा चुकाया जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रैयत जो थे, यानी किसान जो चुकाने वाले थे, वो गाँवों से भागने लगे और बहुत सारे गांव थे वो लोगों से विहीन हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई शासन व्यवस्था से, नई राजस्व वसूलने की व्यवस्था से किसानों को एक संपन्न उद्यमशील किसान बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो नीति अपनाई थी किसानों से राजस्व वसूलने की, वो इतनी बड़ी मात्रा थी कि किसान उसे आसानी से चुकाने में सक्षम ही नहीं थे।
अब हम पढ़ते हैं यूरोप के लिए फसलें। आपको मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने किसानों की जो ज़मीन थी उनका पूरा सर्वेक्षण किया, उनके अंदर क्या फसलें उगाई जा सकती है, उनके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, उनकी उर्वरक क्षमता कितनी है, कौन सी फसलें उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, इन सब चीज़ों का उन्होंने भू सर्वेक्षण किया। अंग्रेज़ों को ये महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप के अंदर किस चीज़ की डिमांड है उसके हिसाब से इनके खेतों में फसलें इनसे पैदा करवाई भी जा सकती है। आखिरकार 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी ने क्या किया, अफीम और नील की खेती पर जोर देना प्रारंभ किया, क्योंकि नील और अफीम दोनों ही यूरोप में बिकने वाली जोरदार फसलें थी। इसके बाद लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के विभिन्न हिस्सों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करने लगे, जैसे कि बंगाल में पटसन यानी जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास के अंदर चावल। ये कैसे किया जाए, ये बात अंग्रेज सोचने लगे कि अपनी ज़रूरत की फसलों को किस प्रकार से अपनाया जाए, करवाया जाए, और इस तरह की एक फसल के उत्पादन की एक ऐसी पद्धति उनको समझ में आने लगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रंगों के बारे में। क्या रंगों का भी कोई इतिहास रहा है? जी हाँ, अंग्रेज़ों के लिए रंगों का भी बड़ा इतिहास रहा है। आपको यहाँ 2 चित्र दिखाए गए हैं जिसके अंदर सूती वस्त्रों पर छापों की तस्वीरें दी गई है, जो हमारे भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकर द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे के दृश्य हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक समानता है कि यहाँ पर गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। गहरे नीले रंग का इस्तेमाल आमतौर पर नील से तैयार किया जाता है और इसे जो नीला रंग प्रयोग में लिया जाता है उसे नील कहा जाता है। जो हम आज भी अपने कपड़ों को सफ़ेद बनाए रखने के लिए नील का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे ही नील अंग्रेज, आपको पता है, गहरे चटक कलर के नीले रंगों का प्रयोग करते थे। अब उनको लगने लगा कि ये नीला रंग कैसे पैदा किया जाए। इन छापों में जो आपको नीला रंग दिया है वो एक नील नामक पौधे से निकलता है। इस बात की काफ़ी संभावनाएं 19वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन के मॉरिस ने छापों में इस्तेमाल किए जाने वाले नीला रंग भारत में उगने वाले नील पौधे को तैयार कर किया, और उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि आप इसके ऊपर क्या करें, खेती करें, और वो भी किसकी करें, नील की। तो उनको लगने लगा कि भारत ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नील उत्पादन का स्रोत हो सकता है, और उन्होंने इसी कारण नील की खेती को भारतीय किसानों से कराने की सोची। ठीक है, अब आता है भारत की नील की डिमांड क्यों थी। देखिए, इसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। नील का पौधा है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों के अंदर पैदा होता है। ठीक है, यानी उसके लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में होती है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। भारतीय नील में बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाज़ारों में ही पहुँच पाती थी उस समय, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ऊंची होती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई इलाकों के अंदर इस पौधे को उगाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि नील के आयात पर क्या लगा दे, पाबंदी लगा दे, यानी भारत से नील मंगाना बंद कर दे। मगर कपड़ों को रंगने के लिए वह नील को पसंद करते थे। नील बहुत ही चमकदार नीले रंग जो नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था, जो कि वोड में मिलने वाले रंग थे, जो कि बेजान और फीके लगते थे। इसीलिए 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया है, क्योंकि जब तक उन्हें नील प्राप्त नहीं होती तो वो कपड़ों में चटकदार रंग चाहते थे, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकते। कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिनिक में फ्रांसीसी, ब्राज़ील के पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पिनिंग लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए, और 18वीं शताब्दी के आखिर तक तो भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। और ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हुआ तो उनके पास कपास
उत्पादन में बहुत ज़्यादा उन्होंने इजाफा किया। परिणाम स्वरूप बहुत कपड़ा पैदा हुआ। अब कपड़ों को रंगने के लिए जब उनकी मांग होने लगी, वो तेज़ी से बढ़ने लगी, तो नील की मांग भी बढ़ने लगी। इस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति भी अनेक कारणों से बंद हो गई और 1783 और से लेके 89 तक के बीच में दुनिया के अंदर नील के उत्पादन जो था वो पहले से आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी कोई और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब उनको वो स्रोत कहाँ से मिलता, वो स्रोत उन्हें भारत में दिखाई देने लगा। तो आज के लिए इतना ही। एक चीज़ और हम पढ़ देते हैं, बागान क्या होते हैं। एक विशाल खेत का जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोग जबरन काम करवाया करते थे। कॉफ़ी है, गन्ना है, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र सामान्यतः किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान। ये क्या है, बहुत बड़ा भू क्षेत्र होता है, यानी खेत होता है जिसके अंदर किसानों